क्या जान सकते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में गुड़गांव के लोगों को कैसे मेयर की ज़रूरत है? आपको क्यों ये यकीन है कि आप एक बेहतरीन उम्मीदवार हो सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न सुंदर, मुमताज जी आपका नाम सुंदर और आपका चैनल सुंदर, और आपके इस प्रश्न का सुंदर उत्तर दूंगा। पहले तो आपने लिखा है विज़न 2024 और 2023 भी इसी में है। एक होता है एम, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है धैर्य, एक होता है ध्येय, एक होता है टारगेट। इन सब का हमारा एक ही उत्तर है विजय। विजय मीन्स विजय, यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय और हमारे राष्ट्र अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, इन चारों के पास वरदान है विजय भव, विजय भव, विजय भव। तो ये तो हो गया आपका एक प्रश्न कि हमारा एक ही मात्र है कि हमने विजयी होना है। अब आपका आता है मेयर का प्रश्न। मैं निस्संदेह बड़ा नीचे से ऊपर उठ के आया हूँ। कहते हैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुड़गांव, यहीं पैदा हुआ हूँ, ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी कर्मभूमि है। और कहते हैं ओनली वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, जिस तन लागे वही तन जाने। तो मैंने गुड़गांव को गुरुग्राम बनते हुए देखा है, मैंने इसके विकास को अपनी आंखों से देखा है। एक वक्त था, यहाँ कंपैरिजन है 67 वर्सेस 8 साल, टोटल 75 वर्ष हो चुके हैं, तो 67 साल एक हैं और 8 साल एक हैं। दुर्भाग्य की बात है कि लोगों की कुछ ऐसी अपेक्षा होती है कि 8 साल में भी 80 साल का काम हो जाए, जो संभव नहीं है। लेकिन यदि आप विकास की धारा को देखें, जिस हिसाब से गुड़गांव का परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, उस हिसाब से यदि आप देखें, अभी आज ही के अखबार में यदि सबने पढ़ा हो, एक ग्लोबल स्मार्ट सिटी की बात हुई है। सेक्टर 36, 36, 20, 37 में जो 1000 एकड़, छोटी मोटी कॉलोनी नहीं आ रही है, 1000 एकड़, 550 एकड़ का विकास इस महीने 27 मार्च को उसका टेंडर उठने वाला है। देखिए गंभीरता सरकार की ओर से, एक वो है। दूसरा, लोग बात करते हैं कनेक्टिविटी की। निस्संदेह गुड़गांव का विकास बहुत फास्ट हुआ है, और गुड़गांव रेवेन्यू के मामले में, राजस्व देने के मामले में 40 से 50% एक ही हमारा ज़िला जो है पूरे सरकार को देता है। जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी गुड़गांव की ज़्यादा है, उस हिसाब से हमारा अधिकार ज़्यादा है अगर हम बाकी ज़िलों से कंपैरिजन करें। लेकिन कनेक्टिविटी की देखिए, 200 बसेस भी ये एक बड़ी समस्या है, लोगों को मालूम नहीं है। इस समय जीएमडीए के माध्यम से 200 बसेस अप्लाई कर रही हैं गुड़गांव में। अभी हाल ही में 20वीं मीटिंग थी जीएमडीए की, जिसके माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने फैसला किया कि 100 बसेस, मिनी बसेस प्रारंभ होंगी। लेकिन आज के अखबार में आया है, उन मिनी बसेस को उन्होंने इलेक्ट्रिकल बसेस में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? यदि आपने भारत सरकार का बजट सुना है पिछले हफ्ते 10 दिन पहले, उसमें हमारी जो वित्त मंत्री है, उन्होंने सप्त ऋषियों के नाम से बजट को पेश किया है। उसमें एक ऋषि का नाम क्या है? ग्रीन, यानी हरित, ग्रीन केमिस्ट्री, ताकि पोल्यूशन ना हो। इस वजह से मतलब हर पल में, हर क्षण में, हर मुद्दे पे निर्णय बदल सकता है। तो अब आने वाले दिनों में 50 बसेस यहाँ से इलेक्ट्रिकल फरीदाबाद जाएंगी और फरीदाबाद से 50 बसेस यहाँ आएंगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं, छोटा सा हमारा प्रदेश है, आई थिंक 2.80 करोड़ पॉपुलेशन है। बजट कितना था पूरे प्रांत का? 1.89 करोड़, 1.89 लाख करोड़। उत्तर प्रदेश हमारे से 9 गुना बड़ा है, उसका बजट कितना था? 6 लाख करोड़। कंपैरिजन कीजिएगा। हमारे उद्योग जगत के मित्र यहाँ बैठे हैं, मैं चाहूँगा उनको तो बल्कि प्रसन्न होना चाहिए। एक माननीय मुख्यमंत्री जो उस प्रांत का वित्त मंत्री भी है, बजट एलोकेशन के टाइम उद्योग जगत को 89% की ग्रोथ देता है। कभी सुना है आपने? मेरा 52 साल का अनुभव है, 69 साल की मेरी आयु है। 10%, 12%, तो इसका मतलब यह है कि प्रांत सरकार गंभीर है, संगठन गंभीर है, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं कुछ ज़्यादा हैं। हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट, बस अड्डे की बात हो रही थी उस दिन की, बस अड्डे की ऑलरेडी ज़मीन अलॉट हो चुकी है सेक्टर 37 में HSIDC को, मात्र पेमेंट करनी है। ठीक है सीकरी साहब, आप विकास की धारा, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन
जो विकास के काम हुए हैं उनकी तारीफ सब करते हैं क्योंकि हाथ कंगन को आर से क्या है, और ये भी सब लोग जानते हैं कि सीएम साहब का, खट्टर साहब का एक विशेष लगाव है गुरुग्राम से। अभी हाल ही में 2000 करोड़ की परियोजनाओं की उन्होंने सौगात दी है, और गाए बगाए वो आते हैं और कुछ न कुछ सौगात देकर चले जाते हैं, अपनी कर्म भूमि वो इसे मानते हैं। लेकिन विकास की धारा में गाहे बगाहे पानी की धारा भी मिल जाती है, अंडरपास में पानी भर जाता है, कई कंस्ट्रक्शंस डैमेज भी हो जाते हैं। अभी पीछे भी एक हादसा हुआ था, फ्लाईओवर जो बादशाहपुर की तरफ बन रहा था, वहाँ एक पिलर गिर गया था। इस तरह के हादसा भी हो जाते हैं, लोगों की जान भी चली जाती है, लेकिन ये मुकम्मल विकास अभी नहीं है। अब आप ये भी कहेंगे, जो आप एक जवाब दे चुके हैं, कि 8 साल और 67 साल बराबर नहीं होता। हम कोई तुलना नहीं कर रहे, हम कोई मुवाजना नहीं कर रहे, लेकिन 8 साल का अरसा भी बहुत होता है। तो विकास की धारा में पानी की धारा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा है कि पानी के दो मुद्दे हैं। एक नवीन भाई ने मुद्दा लिया है, मैं तो एक नागरिक के नाते, ना तो मैं भाजपा के वर्कर के नाते, ना मैं किसी पदाधिकारी के नाते, एक नागरिक के नाते मैं आपको बता दूं, विश्व में भविष्य में जो युद्ध होंगे वो पानी के कारण होंगे। तो ये खाली सरकार का कर्तव्य नहीं है, हर व्यक्ति विशेष का, चाहे आप कांग्रेस से हैं, चाहे जजपा से हैं, चाहे बसपा से हैं, चाहे सपा से हैं, चाहे किसी से भी हैं, ये हर नागरिक का। अब आप बात कर रहे हैं हमारे संविधान के अंदर सबको पता है कि हमारे अधिकार कितने हैं। यदि मैं आज हाथ उठाऊं कि भाई हमारे कर्तव्य कितने हैं, नहीं मालूम लोगों को। ये कर्तव्य प्राणता हमको लोगों के अंदर डालनी होगी। तो पानी की जो समस्या है बहुत गंभीर है, पर्यावरण के माध्यम से हम उस समस्या का समाधान कर रहे हैं, लेकिन पानी के प्रयोग, जहाँ तक आपका प्रश्न दूसरा है कि बाईपास अपना अंडरपास के अंदर पानी का भर जाना, निस्संदेह कहीं ना कहीं क्वालिटीज़ में, कंस्ट्रक्शन में, लेकिन उसका निवारण कितनी फास्ट हुआ आपने वो नहीं देखा। पिछले साल और पिछले से पिछले साल अगर आप कंपैरिजन करें, तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो विद इन नो टाइम इवन जो अंडरपास है उसके नज़दीक अंडरग्राउंड बड़े बड़े टैंक बना करके मोटर से उसमें पानी डालने की प्रोविज़न की गई है। इस प्रकार की जानकारी लोगों को होनी चाहिए। ये कमी रहती है। ये तो कहते हैं ना, जब कोई एवरी गुड थिंग हैज़ ए रिडिकुलस बिगिनिंग, हर अच्छी चीज़ की शुरुआत हास्यास्पद तरीके से होती है। अगर 10 अंडरपास बनाए गए, उसमें 2 के अंदर कोई त्रुटि है जिसको रेक्टिफाई किया गया है, तो उसको भी हमें तारीफ करनी चाहिए, उसकी भी हमें सराहना करनी चाहिए। जी, दरअसल ये सवाल इसलिए भी पूछा गया क्योंकि जब जब बरसात होती है गुड़गांव में, और जब जब जाम की समस्या पैदा हो जाती है यहाँ पर बरसात की वजह से, वो आलमी नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर एक तरह से पहचान हासिल कर ली थी गुड़गांव ने। कई दफ़ा ये भी हुआ है, बहुत भयंकर भयंकर जाम यहाँ पर लगे हैं। शायरों ने शायरियाँ करनी शुरू कर दी थी। फेसबुक पर एक तो काफ़ी मशहूर हुआ था एक शेर, किसी ने लिखा था कि तुम बरसात की तरह इश्क करके तो देखो, तुम बरसात की तरह इश्क करके तो देखो, हम गुड़गांव की तरह डूब ना जाएं तो फिर कहना। ऐसा है, आप प्रकृति के साथ झगड़ा नहीं कर सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि जब कभी प्रकृति, ये आपदा का एक विषय है, अगर आप पिछले 10 सालों का डाटा निकालें, एक स्पेसिफिक बारिश होती है, उसका औसत निकालें, अचानक वो परसेंटेज वो प्रतिशत यदि डबल हो जाए या 50%, उसमें सरकार क्या करेगी, एमसीडी क्या करेगी, जीएमडी क्या करेगा, पर्यावरण में जो अपना नवीन गोयल है वो क्या करेगा, कई चीज़ें प्रकृति के हाथ में हैं। तो हाँ, भविष्य में जब प्लानिंग की जाए, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट, तो हमें भविष्य की योजनाओं को बनाते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि एक वक्त आया था, उस समय 80 mm की जगह 160 वर्षा हुई, तो हमें आगे की प्लानिंग 160 के हिसाब से करनी चाहिए। प्लानिंग की जरूरत है, बाकी त्रुटियां छोटी मोटी रहेंगी, और सरकार गंभीर है, लोकल पदाधिकारी गंभीर है, एनजीओज गंभीर हैं। जो पर्यावरण की बात नवीन गोयल कर रहे थे, हम भी, अब मेरा पर्यावरण का विषय नहीं है, फिर भी हमने अपने संस्था के हिसाब से 46,000 पौधे लगा दिए। मन में आग थी, क्योंकि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य प्राणता थी। तो इस प्रकार के भाव हमने लोगों में पैदा करने हैं, ना कि खाली आलोचना करनी है। हरियाणा सरकार ने जितने भी तालाब हैं, जितने भी झोड़ हैं, उनको नवीनीकरण करने के लिए ऑलरेडी उत्तरदायित्व दे चुका, और जिसके परिणाम आपको 1 और 2 साल के अंदर नजर आ जाएंगे। स्पेशल बजट एलोकेशन है, हर कई सूख चुके थे। तो ये जो पानी की समस्या है, अप्रत्यक्ष तरीके से इन मामलों से भी ठीक होने वाली है। कहते हैं हमारे जीवन का आधार है प्राण ऊर्जा, बिना प्राण के आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमारे जीवन का आधार है प्राण ऊर्जा, और प्राण ऊर्जा का आधार है पेड़ और पौधे, पेड़ और पौधों का आधार है पर्यावरण, पर्यावरण का आधार है प्रकृति,
प्रकृति का आधार है ईश्वर और ईश्वर का आधार ब्रह्म। यदि हम लोगों ने इन छयों के अंदर संतुलन नहीं किया तो जो आपका पहला प्रश्न था 2015 की फिगर का और आज की फिगर का, हालांकि आज की फिगर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है। यदि आप लेटेस्ट डाटा देखें तो गुड़गांव काफ़ी पर्यावरण के मामले में परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि 2 वर्ष तो हमें प्रकृति ने दिए कोविड के कारण। तो इसलिए हर व्यक्ति का फर्ज है कि इन 5 तत्वों के 6 तत्वों के बीच में संतुलन भी लेके चले, तभी जाकर के, क्योंकि पर्यावरण मात्र सरकार का काम नहीं है, हर व्यक्ति विशेष का है, हर परिवार का है, हर समाज का है, हर गांव का है, हर शहर का है, हर गली मोहल्ले का है। जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जब हम सामूहिक कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई उसको लीड करता है, और आप उसी हैसियत से आज यहाँ पर इस स्टेज पर मौजूद हैं। सीकरी साहब, एक बहुत अहम सवाल है मेरा आपसे। गुड़गांव शहर की आबादी तकरीबन 35 से 40 लाख के आसपास है, और इतनी आबादी के लिए रोज़ाना तकरीबन 6,867 मिलियन लीटर पानी की ज़रूरत रोज़ाना होती है। और सब जानते हैं कि गुड़गांव के पास कोई भूमिगत जल स्रोत है नहीं है। यमुना नदी में 2 नहरें बनाई गई हैं, उससे जितना पानी मिलता है वो तकरीबन 570 मिलियन लीटर पानी है रोज़ाना, उससे पूरा नहीं होता है गुड़गांव शहर के लोगों का। 117 मिलियन लीटर पानी की अब भी ज़रूरत है। इस फर्क को कैसे दूर करेंगे? गर्मी में तो और बुरा हाल हो जाता है। ऐसा इस समस्या का समाधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी पिछले हफ्ते भी दिया है, जो 1 फ्लोर कंस्ट्रक्शन का उन्होंने, हालांकि वो बैन नहीं है, इट इज़ केप्ट इन अबेयंस। दूसरी बात, जैसा कि मैंने पहले कहा है, आने वाले दिनों में जो देशों के अंदर युद्ध होंगे वो पानी के कारण होंगे। इसलिए जब तक हमारी कर्तव्य परायणता, जैसे मैंने बोला संविधान के अंदर हमारे अधिकार कितने अच्छे और हमारे कर्तव्य कितने 11, आज का हमारा देश का युवा जो है अपने अधिकार तो जानता है लेकिन अपने कर्तव्य नहीं जानता है। हमें सरकार के माध्यम से, एनजीओज के माध्यम से, सिविल सोसाइटी के माध्यम से, सामाजिक सेवाओं के माध्यम से, धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से एक जागरूकता अभियान छेड़ना होगा कि हर व्यक्ति को, हम तो जल को देवता मानते हैं, तो देवता को आप वेस्ट कर सकते हो क्या? जब व्यक्ति शेव करता है पानी खुला छोड़ता है, गलत है। इस प्रकार के ये अभियान बुजुर्गों के लेवल पर तो मुश्किल है क्योंकि उन्होंने जीवन जी लिया, लेकिन आज का युवा जो 65% आबादी हमारे देश की युवा है, उसके तक मैसेज जाना, बहुत सारे एनजीओ इसमें काम कर रहे हैं निस्संदेह, लेकिन आपके जैसे चैनल का भी कर्तव्य है कि कुछ एक एनजीओज को अडॉप्ट करो आप, हम आकर के आपको बताएं कि किस प्रकार इस स्कीम को आगे लागू किया। क्योंकि सरकार किसकी है? सरकार हमारी है, हम सरकार है, सरकार अलग नहीं है। तो इसलिए हर व्यक्ति का, हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि बाल्यकाल से जब वो स्कूल में बच्चा जाता है उसको पानी की महत्वता मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी पूजा करते हैं सबसे पहले जल आता है, जल के बाद बाकी सब कुछ होता है। तो इसलिए जब तक जल की महत्वता और जल के बारे में उसकी जागरूकता ये जब तक नहीं करेंगे तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा। जो आपकी प्रश्न था कि इस समय इतनी शॉर्टेज है और अभी गर्मियां आने वाली हैं, यही हमारी इस समय जरूरत है कि आज अगर हम जाग जाएंगे तो परसों हमारे लिए सुबेरा अच्छा होगा। लेकिन सीकरी साहब, हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी अगर हम इंडिविजुअल्स पर डालते चले जाएंगे, वो नहीं समझ रहे अपनी जिम्मेदारी, वो ठीक है, वो हर दौर में नहीं समझा लोगों ने। ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ पीपल यही थी कि लोगों ने नहीं समझा इस चीज़ की अहमियत को, लेकिन उसे समझाने के लिए अब आगे क्या हो सकता है? कांग्रेस भी अपने दौर में यही दलील दे देती कि ये तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की अकाउंटेबिलिटी तय होती है यहाँ पर, ऐसे कैसे फिर समस्या से निजात? कल दोपहर को मुमताज जी, मैं किसी होटल में किसी मित्र के साथ भोजन करने के लिए गया, उस व्यक्ति ने, वेटर ने आकर के मेरे आगे इतना बड़ा गिलास, कम से कम 350 ग्राम का गिलास आगे पानी का रख दिया। अब मेरी इच्छा 1/3 पीने की भी नहीं है। मैंने उसके जीएम को बुलाया, मैंने, सुनो भैया, ठीक है तुम्हारा कुछ नहीं लगा, ये किसका नुकसान हुआ? राष्ट्र का नुकसान हुआ। बोतल रखो, गिलास रखो, जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं, एक बोतल रखो, गिलास रखो, लेट कस्टमर डिसाइड हाउ मच ही वांट्स टू ड्रिंक। आप मत फैसला करो कि मेरे को 1 गिलास पीना है। ये एक छोटी सी पहल है। बाथरूम के अंदर आप जाते हैं, अब आपके फ्लश के अंदर कौन सा पानी जाता है? ड्रिंकेबल, एडिबल वाटर इज बीइंग वेस्टेड। जो ऊपर सिस्टम है, अगर उस सिस्टम के अंदर वो पानी चला जाए जो हमने वॉश बेसिन में यूज किया है, वो पानी बेकार जा रहा है। फिर हम आरओ लगाते हैं, आरओ का जो पानी अच्छे शिक्षित लोगों के घरों में वो पानी जो है बचा हुआ वो जाता है इसमें गार्डन में, पर कई जगह गार्डन नहीं है, वहाँ क्या होता है? वो पानी वेस्ट जाता है।
तो इस प्रकार के एक एक मुद्दे, देखो शुरुआत तो होगी, कहते हैं एवरी गुड थिंग एज ए रिडिकुलस बिगिनिंग, हर अच्छी चीज़ की शुरुआत हास्यास्पद तरीके से होती है। लोग आप पे हंसेंगे, मुझ पे भी हंसेंगे कि ये कह रहा है जिसके गिलास में पानी मत डालो की फ़र्क पैदा है। ऐसा नहीं है, फ़र्क पड़ता है। हमें एक एक मुद्दे के ऊपर, चाहे वो शेविंग का वाटर हो, चाहे वो टैप वाटर हो, कच्चा पानी भी यूज़ हो सकता है कई कामों में, जिसको हम ट्रीटेड वाटर कहते हैं, वो पीने के लिए होना चाहिए। तो बहुत कुछ हो सकता है। सरकार एनजीओ के साथ बैठे, लेकिन इंडिविजुअल सोसाइटीज़ के अंदर आज शिक्षित समाज है। पर्टिकुलरली मैं गुरुग्राम की बात कर रहा हूँ, यहाँ 70% शिक्षित युवा है और युवा के अंदर जागरूकता सिर्फ हमारा कर्तव्य है। एक बार अगर इसको एक मुहिम छेड़ दे भाई, 1 साल तक, अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय मोटा अनाज यूनाइटेड नेशन से परमिशन ले आए ना, पूरा वर्ष मनाएगा मोटा अनाज, मिलेट्स, ये एक मुहिम है। इसी प्रकार यदि आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जवाहर यादव जी बैठे हैं, या हमारा संदेश भिजवाएंगे, एक ऑर्डर कर दें कि 2023 इज द ईयर ऑफ वाटर, सिर्फ हर बंदा पानी की बात करेगा। दिमाग में रात को सोते टाइम भी आपके, जब आप सुषुप्ति अवस्था में होंगे, आपके दिमाग में पानी चलेगा, तो आप बच्चों को समझाओगे, बच्चों को संस्कार दोगे। तो ये तो मुहिम ऐसे होगी, क्योंकि एडिशनल वाटर जनरेशन इज डिफिकल्ट, बट सेविंग ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर द फ्यूचर आल्सो। ठीक है।